क्या आपने कभी किसी टूटे हुए कांच को जोड़ने की कोशिश की है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, दरारें रह ही जाती हैं। साल 2000 में भारतीय क्रिकेट भी उस टूटे हुए कांच की तरह था। दरारें इतनी गहरी थीं कि उनमें सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की इज्जत भी दफन हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद महेंद्र के एक और अनदेखे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी उस कप्तान की है जिसने हमें सिर उठाकर जीना सिखाया। जरा उस वक्त के माहौल को महसूस कीजिए। आपके घर के ड्राइंग रूम में लगा वो टीवी जिस पर आप मैच देखते थे, अब आपको एक झूठ का डिब्बा लग रहा था। जब भी कोई खिलाड़ी आउट होता तो आप ये नहीं कहते थे कि बॉल अच्छी थी, आप कहते थे कि ये तो बिका हुआ है। एक आम भारतीय फैन का भरोसा टूट चुका था। दिल्ली की सड़कों पर जब पुलिस अजहरुद्दीन को पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी की गिरफ्तारी नहीं थी, वो हमारे बचपन के हीरो की मौत थी। ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी शमशान जैसा था। खिलाड़ी बस में एक साथ बैठते थे, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। नजरें चुराई जा रही थीं। डर था कि अगर मैंने उससे बात की और कल वो बुकी के साथ पकड़ा गया तो मेरा नाम भी आ जाएगा। भारतीय क्रिकेट को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी, उसे एक नई आत्मा की जरूरत थी। और तब बीसीसीआई ने एक जुआ खेला। उन्होंने कप्तानी का ताज एक ऐसे इंसान के सिर पर रखा जिसे दुनिया घमंडी कहती थी, सौरव चंडीदास गांगुली। गांगुली जब पहली बार कप्तान बनकर मीटिंग रूम में आए तो उन्होंने वो नहीं किया जो बाकी कप्तान करते थे। उन्होंने रणनीति पर बात नहीं की। उन्होंने खिलाड़ियों की आंखों में देखा और टेबल पर मुक्का मारकर कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि पीछे क्या हुआ। आज से, अभी से, अगर कोई मेरी टीम की तरफ उंगली उठाएगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें मेरे लिए मरते दम तक लड़ना होगा। उस दिन उस कमरे में मौजूद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने भी महसूस किया कि हवा का रुख बदल रहा है। दादा ने चयनकर्ताओं के कमरे में जाकर फाइल पटक दी थी। चयनकर्ता चाहते थे कि टीम में सीनियर खिलाड़ी रहें जो सुरक्षित खेलें, लेकिन गांगुली ने कहा, नहीं, मुझे वो लड़के चाहिए जिनकी आंखों में भूख हो। उन्होंने हरभजन सिंह के लिए अपनी कप्तानी दांव पर लगा दी। हरभजन को नेशनल क्रिकेट एकेडमी से अनुशासनहीनता के लिए निकाल दिया गया था। उनका करियर खत्म था। लेकिन गांगुली ने कहा, मुझे वो सरदार चाहिए। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से कहा, तू टेस्ट मैच में भी वैसे ही खेल जैसे तू गली में खेलता है। आउट होने का डर मुझ पर छोड़ दे। ये भरोसा ही वो सीमेंट था जिसने उस टूटे हुए कांच को जोड़ना शुरू किया। इस भरोसे की असली परीक्षा शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्टीव वॉ की वो ऑस्ट्रेलियन टीम जिसे हराना तो दूर, उसके खिलाफ ड्रॉ खेलना भी जीत माना जाता था। स्टीव वॉ मेंटल डिसइंटीग्रेशन के उस्ताद थे। वो मैच शुरू होने से पहले ही विरोधी कप्तान को बातों से हरा देते थे। विशाखापत्तनम का मैदान, टॉस का समय। स्टीव वॉ ब्लेजर पहनकर मैदान के बीच में खड़े हैं, घड़ी देख रहे हैं। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, 3 मिनट, गांगुली नहीं आए। स्टीव वॉ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दुनिया का सबसे महान कप्तान धूप में खड़ा इंतजार कर रहा था, और जब गांगुली धीरे धीरे अपनी मस्ती में चलते हुए आए तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने बस इतना कहा, सॉरी, ब्लेजर नहीं मिल रहा था। वो ब्लेजर का बहाना था, वो एक मानसिक तमाचा था। गांगुली ने स्टीव वॉ की आंखों में देखकर बता दिया था कि तुम दुनिया के बॉस होगे, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ मेरी दादागिरी चलेगी। लेकिन घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है, और वो लकीर खींची गई कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। 2001 हम पहला टेस्ट बुरी तरह हार चुके थे। दूसरे टेस्ट में भी हम फॉलो ऑन खेल रहे थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। कोच जॉन राइट अपना सिर पकड़े बैठे थे। बाहर 90,000 दर्शक जो सुबह उम्मीद लेकर आए थे अब चुपचाप बैठे थे। गर्मी इतनी थी कि खिलाड़ियों के जूते पसीने से गीले हो रहे थे। तभी ड्रेसिंग रूम से 2 लोग बाहर निकले। एक जिसकी कमर में इतनी जकड़न थी कि वो झुक नहीं सकता था, वी लक्ष्मण, और दूसरा जिसे 102 डिग्री बुखार था और शरीर पानी की कमी से जूझ रहा था, राहुल द्रविड़। मैदान पर शेन वॉर्न गालियां दे रहे थे। स्लेजिंग अपने चरम पर थी। वॉर्न ने लक्ष्मण से कहा, तुम कब तक बचोगे? लक्ष्मण ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी कलाई घुमाई
और गेंद को मिड विकेट के बाहर भेज दिया। घंटे बीते, सेशन बीते, दिन बीत गया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थक कर चूर हो चुके थे। पोंटिंग बाउंड्री पर खड़े होकर गालियां बक रहे थे, लेकिन लक्ष्मण और द्रविड़ किसी योगी की तरह तपस्या में लीन थे। ईडन गार्डन्स का वो शोर, जब लक्ष्मण ने 281 रन का वो ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरा कोलकाता फट पड़ा हो। और फिर आखिरी दिन, चाय काल के बाद का समय, हरभजन सिंह बॉलिंग करने आए। गेंद टप्पा खाई, रिकी पोंटिंग बीट हुए, आउट। एडम गिलक्रिस्ट आए, पहली ही गेंद पर LBW, आउट। शेन वॉर्न आए, गेंद हवा में, कैच, हैट्रिक। हरभजन सिंह मैदान पर दौड़ रहे थे, गांगुली बच्चों की तरह उछल रहे थे। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, उस दिन भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थीं। उस दिन हमने सीखा था कि अगर हम हार नहीं माने तो भगवान भी हमें हरा नहीं सकता। जीत की आदत लग चुकी थी, लेकिन लॉर्ड्स अभी भी एक सपना था। 13 जुलाई 2002, नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल। जब भारत के 146 रन पर 5 विकेट गिरे तो लंदन के उस स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रवासियों ने अपने तिरंगे लपेट लिए थे। कुछ लोग स्टेडियम छोड़कर जाने लगे थे। टीवी पर कमेंटेटर जोफ्री बॉयकॉट हंस रहे थे, कह रहे थे, भारत को अभी भी जीतना नहीं आता। ड्रेसिंग रूम में गांगुली एक कोने में बैठे थे, अपने नाखून चबा रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आंखों पर तौलिया रख लिया था। वो मैच नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मैदान पर 2 बच्चे खेल रहे थे, युवराज और कैफ। कैफ के घर पर इलाहाबाद में उनका पूरा मोहल्ला टीवी के सामने बैठा था। कैफ की माँ कुरान पढ़ रही थी, हर रन पर दुआएं मांगी जा रही थीं। ओवर दर ओवर वो दोनों लड़ते रहे। कैफ ने जब जहीर खान को इशारा किया कि रन भागो, और जैसे ही वो विनिंग रन पूरा हुआ, कैफ जमीन पर गिर पड़े। युवराज उनके ऊपर कूद गए और फिर कैमरा घूमा उस ऐतिहासिक बालकनी की तरफ। सौरव गांगुली अपनी टी-शर्ट उतारकर हवा में लहरा रहे थे। वो सिर्फ खुशी नहीं थी, वो उस हर बेइज्जती का जवाब था जो अंग्रेजों ने सालों तक हम पर की थी। वो जवाब था लगान का, वो जवाब था हमारे आत्मसम्मान का। उस दिन एक बंगाली शेर ने अंग्रेजों को बता दिया था कि शर्ट सिर्फ तुम नहीं उतार सकते, हम भी उतार सकते हैं और तुम्हारे घर में उतार सकते हैं। अब मिशन सिर्फ एक था, वर्ल्ड कप 2003, दक्षिण अफ्रीका। सफर आसान नहीं था। टूर्नामेंट की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार ने भारत में फिर से वही पुराना गुस्सा पैदा कर दिया था। गांगुली के घर पर काली स्याही फेंकी गई, राहुल द्रविड़ के पोस्टर पर कालिक पोती गई। उस रात जोहान्सबर्ग के होटल रूम में एक मीटिंग हुई। गांगुली ने कहा, बाहर क्या हो रहा है भूल जाओ, हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, अखबार पढ़ने नहीं। उन्होंने टीम को एक हडल में खड़ा किया। उन्होंने कहा, आज से हम एक दूसरे के लिए खेलेंगे। और फिर भारत ने जो वापसी की वो कमाल थी। आशीष नेहरा ने सूजे हुए पैर के साथ इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लिए। नेहरा दर्द से कराह रहे थे, केला खा रहे थे और विकेटें ले रहे थे। सचिन तेंदुलकर, वो तो अलग ही दुनिया में थे। वो पाकिस्तान वाला मैच, सेंचुरियन का मैदान, भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, वो जंग होती है। शोएब अख्तर ने मैच से पहले इंटरव्यू में कहा था, मैं भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दूंगा। मैदान पर शोएब अख्तर दौड़ते हुए आ रहे थे, बाल हवा में उड़ रहे थे, रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा। स्ट्राइक पर थे सचिन। सचिन ने न झुककर देखा, न पीछे हटे। उन्होंने बस अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। वो अपर कट, वो छक्का नहीं था, वो एक तमाचा था। सहवाग और सचिन ने उस दिन पाकिस्तान के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि वो आज भी उस मैच की बात करने से डरते हैं। हम फाइनल में पहुंच चुके थे। 23 मार्च 2003, संडे का दिन। भारत की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा था। हर दुकान बंद थी, हर इंसान टीवी के सामने था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह सिर्फ एक दुआ मांगी जा रही थी, इंडिया जीत जाए। लेकिन शायद वो दिन हमारा नहीं था। रिकी पोंटिंग ने टॉस जीता और फिर मैच भी। 359 रन का पहाड़। जब सहवाग रन आउट हुए तो भारत की उम्मीदें भी रन आउट हो गईं। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस रो रहे थे, लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर था मैच के बाद का। सौरव गांगुली, जिन्होंने इस टीम को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था,
वो पोडियम पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से टूट चुके हैं। सचिन को गोल्डन बैट मिला, लेकिन उन्होंने उसे देखा तक नहीं। वो सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देख रहे थे जो उनसे दूर जा रही थी। हम हार गए थे। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। जब टीम इंडिया वापस भारत लौटी तो किसी ने पुतले नहीं जलाए, किसी ने पत्थर नहीं फेंके। लोग एयरपोर्ट पर खड़े थे, ताली बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस बार हम एक कायर की तरह नहीं हारे थे, हम लड़कर हारे थे। गांगुली ने हमें वर्ल्ड कप नहीं दिया, सच है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो वर्ल्ड कप से भी कीमती था। उन्होंने हमें आत्मसम्मान दिया। उन्होंने हमें बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं। धोनी ने 2011 में जो फसल काटी, उसके बीज दादा ने 2000 में बोए थे। सहवाग का निडरपन, युवराज का एटीट्यूड, हरभजन का जज्बा और जहीर की रफ्तार, ये सब गांगुली की देन थे। वो एक ऐसे मूर्तिकार थे जिसने पत्थर को तराशकर भगवान बना दिया, लेकिन खुद मंदिर के बाहर खड़ा रहा। दादा का दौर अब ढलने वाला था। ग्रेग चैपल का काला साया आने वाला था। टीम फिर से बिखरने वाली थी। लेकिन इस राख से एक और फिनिक्स निकलने वाला था। रांची के एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में एक लड़का अपनी बाइक साफ कर रहा था। उसके बाल लंबे थे और सपने उससे भी लंबे। वो लड़का जो बहुत जल्द दुनिया को यह सिखाने वाला था कि अनहोनी को होनी कैसे करते हैं। अगले एपिसोड में द राइज ऑफ MS धोनी। अगर दादा की वो लहराती हुई शर्ट आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देती है तो कमेंट में दादा इज बेस्ट लिखना मत भूलना। मैं हूं महेंद्र, मिलता हूं आपसे अगले लाइव शो में। जय हिंद।